गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 साइंस, और ये हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर आता है। सबसे पहले देख लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। तो देखिए, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट विच रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एटम। मतलब सबसे छोटी एंटिटी है जो कि एक एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो कि वो सारी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करती है जो कि उसी एलिमेंट के अंदर होती है। मतलब एक एलिमेंट को लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े मतलब उसको टुकड़े करेंगे तो हम लोगों को मतलब उसके छोटे छोटे पीस करेंगे। एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो और वो एटम जो है वो रिजेंबल करते हैं उसी की प्रॉपर्टी को, मतलब वो प्रॉपर्टी उन एटम के अंदर भी थोड़ी होती है। अब देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या है। ये एलिमेंट की एंटिटी है और स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड है हमारे पास मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट है हमारे पास एटम और स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड है हमारे पास मॉलिक्यूल। अब देख लेते हैं हम लोग दो लॉ हैं जो कि दिए गए हैं हम लोगों को, जिन्हें हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है उन्हें, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो दो कौन कौन से लॉ हैं, चलिए उसे देखते हैं। इसे बताने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ ली है, तो एटम्स की डेफिनेशन और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बताए तो एटम के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास। जैसे किसी भी कोई भी जैसे हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, तो उसी तरीके से एटम के तो एग्जांपल बता दिए। आप लोगों को कमेंट में बताना है मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देने हैं आपको 2-3। ओके, तो ये आपका काम हो गया एक होमवर्क। अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कंजर्व हो रहा है मास, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में लॉ है। अब वो क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए ये जो लॉ है ये हमें दिया गया था मिस्टर लवॉइजर की तरफ से। अब देखिए इस पे बताया क्या गया है कि ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग। और कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जैसे Na+Cl, तो हमारा NaCl हो जाता है, जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अभी प्लस हट गया बस। लेकिन देखिए आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा, मतलब जो उसका हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें भी हमें वही देखने को मिलेगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जब केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रिएक्शन कर रहे थे तो जो जो एलिमेंट्स लिए थे, जो जो कंपाउंड लिए थे, वो ही हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आगे पीछे हो सकता है लेकिन वही देखने को मिलेंगे। तो आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमें सेकंड वाला लॉ देखना है जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए इसमें क्या है बताता है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा प्रेजेंट होंगे एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास के अंदर। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल से पहले ये लॉ दिया गया था मिस्टर प्रोस्ट के बाद दोबारा। ये एग्जाम में ऐसे तो पूछ नहीं आ सकता लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हमारे वाटर का, जिसे हम लोग बोलते हैं H2O। अब H2O का हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया। H2O में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन का हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के भी अब देखिए 2 एटम प्रेजेंट है, उससे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए H2O, ये 2 × 1 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो 16 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, इसके अंदर 16 है, इसके अंदर 2 × 1 यानी क्योंकि 2 है और इसके 1 एटॉमिक मास इसका 1 होता है, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। लेकिन अभी आप लोग देख लीजिए तो 2 × 1 हो गया, 2 × 1 हो जाता है 2। इसकी वैल्यू 1U हो इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि 1 की पहले देख लेते हैं। और ऑक्सीजन की हो जाती है 16U। ऑक्सीजन की वर्थ तो 1 ही है इसलिए 16 ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 हो जाएगा, तो 2:16 इसकी रेशियो है। और 2:16 यानी 2/16 काट देंगे 1/8, सो इसकी रेशियो आ जाएगी 1:8। तो आप कोई भी कभी भी कहीं से भी वाटर उठा के देख लो तो जो वाटर में रेशियो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की वो होगी हमेशा 1:8। तो देखिए अब हमारे पास टॉपिक है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने उनकी एटॉमिक थ्योरी दी थी। और एक बात सुन लीजिए, आप लोग साथ साथ में नोट्स लिखते जाइएगा, वो आपको एग्जाम में रिवीजन के टाइम पे मदद करेंगे। हमारे चैनल पे वीडियो भी है किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से।
और किस तरीके से सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताई हुई है, तो उस वीडियो को देख के आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो को देख लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाके नॉलेज देख सकते हैं। अब देखिए उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, उनके पास 6 पोस्टुलेट्स थे जो कि हम लोग देखने वाले हैं। 6 पोस्टुलेट्स थे जो कि दिए गए थे डेल्टन के द्वारा। सबसे पहले ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब जितने भी मैटर है ना, जितना भी मैटर आप लोगों के आसपास, हर चीज मैटर है। आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं मोबाइल मैटर है, कॉपी में लिख रहे हैं कॉपी में छोटे छोटे मतलब कॉपी का जो मैटर है वो सब चीज, पेज जो है कॉपी का वो सब चीज एटम से मिलकर के बनी हुई है। और एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल, ऐसा बताया था मैं डेल्टन ने, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। और थर्ड पोस्टुलेट था हमारे पास, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम होता है किसी भी गिवन एलिमेंट का वो आइडेंटिकल होता है मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। मतलब किसी भी एटम का आप मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख के बता सकते हैं कि वो किस चीज का एटम है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम्स है, मतलब जैसे मान लीजिए एक है हाइड्रोजन का एटम और एक है ऑक्सीजन का एटम। तो हाइड्रोजन का एटम जो है उसका अलग मास होगा, ऑक्सीजन का जो एटम है उसका अलग मास होगा। इसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर हमारे पास है फिफ्थ वाला जो पोस्टुलेट है, उसमें ये बताया गया एटम्स कंबाइन इन रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो हम लोगों ने देखा था अभी कि रेशियो होती है पर्टिकुलर, जिससे एटम क्या बोलते हैं एलिमेंट कंबाइंड होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। एटम एक पर्टिकुलर रेशियो में एक दूसरे को कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने H2O का एग्जांपल देखा था थोड़ी देर पहले। अब है लास्ट वाला पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जो भी रिलेटिव नंबर होगा और काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे वो कांस्टेंट रहता है। इन 6 पोस्टुलेट्स को आपको अच्छे से याद रख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 4 या 5 नंबर का, कि एक्सप्लेन द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर टेल द व्हाट आर द पोस्टुलेट्स गिवन बाय डेल्टन अबाउट एटम। तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप कॉपी में याद कर लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तो देख ली थी, लेकिन अब हम लोग एटम को स्पेसिफिकली थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एटम को देख लेते हैं। अब एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, तो लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। अब नेक्स्ट हमारा मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ एटम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। CR ले देता हूँ मैं केमिकल रिएक्शन को। अब ये 2 पॉइंट्स तो हो गए। अब हम लोग देखेंगे सिंबल ऑफ एन एटम, मतलब एटम्स को सिंबल दिए जाते हैं। तो सिंबल ऑफ एन एटम, सबसे पहले सिंबल को यूज किया था किसी भी एटम के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है डेल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। तो उन्होंने जो सिंबल्स बनाए थे वो कुछ थोड़े अजीब तरीके, मतलब लोगों को समझ ना आए। जैसे देखिए उन्होंने हाइड्रोजन का बनाया था इस तरीके से, ये है हाइड्रोजन का। कार्बन का बनाया था इस तरीके से और अंदर से पूरा ब्लैक था, ये कार्बन का है। ऑक्सीजन का बनाया था उन्होंने, अंदर से एम्प्टी था। सल्फर का था तो उसमें प्लस का साइन बना हुआ था अंदर। इस तरीके से उन्होंने कुछ बनाया था। जैसे कुछ लोग मतलब जैसे मरकरी का उन्होंने बना दिया इस तरीके से। अब इस तरीके से अब हम इसको देख के थोड़ी ना पता लगा सकते हैं कि मरकरी का सिंबल है। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट है ब्राजीलियस, उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स के सिंबल होंगे ना वो बने होंगे आगे के एक या मतलब उस एलिमेंट के नाम में से ही 1 या 2 लेटर लिए जाएंगे। जैसे किसी का नाम है, हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन। अब इसमें 1 या 2 लेटर लिए जाएंगे, तो ऑक्सीजन में से पहला एक लेटर ले लिया O, तो ऑक्सीजन का सिंबल है O। हाइड्रोजन के लिए H ले लिया। इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो ये एग्जाम में हम लोगों को याद कर लेना कि किस जो कोई भी एलिमेंट है, स्टार्टिंग की 20 एलिमेंट्स के सिंबल याद कर लेना है हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिंबल दिया जाता है और हमें बताना होता है कि
कौन सा एलिमेंट है वो, जैसे कि Al हो जाएगा हमारे एल्यूमिनियम के लिए, Ar हो जाएगा हमारे आर्गन के लिए, कॉपर के लिए हो जाएगा Cu, और गोल्ड के लिए Au। अभी आप लोग सोचेंगे Au क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जिस कंट्री में अब गोल्ड है हमारा, गोल्ड का Au कैसे हुआ, इसमें Au कहाँ दिख रहा है हमें। अब ये किसी कंट्री में इसका जब नाम दिया गया था, गोल्ड नहीं था, वो दूसरी लैंग्वेज में दिया होगा। अब जिस लैंग्वेज में दिया होगा वो उसमें से लिया गया है ये Au। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये सिंबल्स ऑफ एन एटम किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि साइंटिस्ट ने पहले कैसे कैसे इसे डिसाइड किया था। अब हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास को। अब हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास। आखिर ये एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, मतलब किसी भी एटम का जो मास है उसे ही हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। सिंपल सा है, एटॉमिक मीन्स एटम का, मास मीन्स मास, एटम का मास इज नोन एज एटॉमिक मास। डेफिनेशन एकदम इजी सी, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। ये आप लोगों को इजीली या 2 बार पढ़ने में याद ही हो जाएगी। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है AMU और U। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं AMU या फिर U, इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 1 AMU जो है ना वो होता है 1/12 मास ऑफ C12। कार्बन 12 का एटम जो है उसे, मतलब कार्बन 12 का जो एटम है उसे एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया गया है कि वो एक AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इसमें कभी कभार डाउट आ जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है इससे, इसीलिए। अब एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का हो गया 1, फिर उसके बाद कार्बन का हो गया 12, नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन का हो गया 16। ऐसे ही आप लोगों को जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स है ना 9th क्लास तक, उन्हीं के बारे में सारी चीज़, उनका एटॉमिक मास, उनका जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, वो सभी उसको आपको स्टार्टिंग की 20 का याद करना है। और जैसे हम लोगों ने सिंबल पढ़ा तो सिंबल स्टार्टिंग की 20 का याद करना है अभी के लिए। अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहें तो पूरी पीरियडिक टेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में जाके आप लोगों को वैसे ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का सेम चैप्टर आपको 11th क्लास में मिलेगा। तो अब हम लोगों ने एटम के बारे में तो पढ़ लिया है, अब बारी है हमारी इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की, जो कि है मॉलिक्यूल। तो देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड, हम लोगों ने देखा था चैप्टर की स्टार्टिंग में। अब देखिए 2 तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स से जो मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, एक होता है मोनो एटॉमिक, दूसरा होता है डाई एटॉमिक, तीसरा होता है ट्राई एटॉमिक, चौथा होता है पॉली एटॉमिक। अब देखिए, जो एटम सिंगल फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं मोनो एटॉमिक, जैसे हीलियम। अब देखिए, ये हम लोगों ने 3 ले रखे हैं एलिमेंट, ये सिंगल मतलब मोनो एटॉमिक, ये तीनों एटम सिंगल फॉर्म ऑफ एटम में प्रेजेंट हो सकते हैं, इन एलिमेंट के जो एटम है वो। अब जो डाई एटॉमिक में प्रेजेंट होते हैं वो जैसे H2O2, इस तरीके से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के। ट्राई एटॉमिक की बात करें तो O3। अब O3 अगर आप लोगों ने पता है, इट इज नोन एज ओजोन। और पॉली एटॉमिक में S4, P4 एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। अब बात कर लेते हैं, अब देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया, कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर एक ही तरीके के एलिमेंट्स मिल करके कोई एलिमेंट बना रहे हैं, सॉरी एक ही तरीके के एटम्स मिल करके कोई एलिमेंट बना रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तरीका, वन टाइप। अब देखिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स join together in definite proportion to form molecules of compound। मतलब molecules of compound किस तरीके से बनता है, देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग 2 एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। फिर से वही एग्जांपल, थोड़े बड़ा एरिया ले लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 2 एटम हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अभी ज्वाइन होंगे एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, जो कि देखा था अभी 1:8, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है H2O, दैट इज नोन एज वाटर। अब देखिए वही यहाँ पे वाटर इज इक्वल टू, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, H और O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
रेशो 1:8। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, रेशो 3:8। आई होप टॉपिक क्लियर। ये वाला टॉपिक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये तो मुझे लग रहा है। अगर नहीं है कोई भी टॉपिक क्लियर, कमेंट में बता दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास टॉपिक है आयंस। अब आयंस होते क्या है, अब देखिए, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। जो भी कंपाउंड्स मेटल्स और नॉन मेटल के बने हुए होते हैं उनके अंदर चार्ज स्पीशीज होती है, और उन्हीं चार्ज स्पीशीज को हम लोग कहते हैं आयंस। अब जो आयंस है हमारे, वो मेटल या नॉन मेटल के बने होते हैं, उन्हीं में कुछ चार्ज स्पीशीज होती हैं जिनको हम लोग आयंस कहते हैं। जो आयंस है ना हमारे, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके के चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग आयंस कहते हैं। एक वो मतलब आयंस जो है वो चार्ज भी मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जो पॉजिटिव आयंस हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एनायन, और जो नेगेटिव है उन्हें कहते हैं कैशन। और ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने 7th और 8th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, जिसमें कैथोड और एनोड पढ़ा था। उसी तरीके से कैथोड जो था वो नेगेटिव था, एनोड जो था वो पॉजिटिव था। तो उसी तरीके से ए से यहाँ पे और सी से यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ये आयंस हैं, ये वाला टॉपिक तो हमारा हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैलेंसी। अब वैलेंसी होती क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, सॉरी कैपेसिटी ऑफ एन एटम आएगा, एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखिए, मतलब जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एटम की, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। मतलब एक एटम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ये बेसिकली आपको अभी डेफिनेशन याद कर लेनी है इस चैप्टर में। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। इसकी भी इजी डेफिनेशन है, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली वीडियो में, क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स जो है ना वो लिंक्ड है एक दूसरे से। उस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे और उसको पढ़ लोगे तो आपका कुछ ना कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो उस वाले चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इस वाले में आपको अच्छे से मतलब बस डेफिनेशन पढ़ लेनी है। एग्जाम में दोनों चैप्टर साथ में ही आएंगे। अगर साथ में भी नहीं आएंगे तो पढ़ो तो लोगे ना पूरी क्लास 9th में, तो आप लोगों को वैलेंसी क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। किस तरीके से हम लोगों को केमिकल फॉर्मूला लिखना है और किस तरीके से वो बनता है। तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल Mg2+ और यहाँ ले लेते हैं PO3 4। अब देखिए, इन दोनों को हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं इन दोनों को, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ये जो पावर है थोड़ा नीचे हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा Mg, ये वाली पावर यहाँ जाएगी 3 और PO4 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। तो ये हम लोगों ने इसे फॉर्मूला बना दिया है। अब उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया और ये है एग्जांपल नंबर 2। तो सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग NH4 और SO4 का, क्योंकि हमारे पास अमोनियम और सल्फर। अब देखिए, इनके पास चार्ज, ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया था। मैं आप लोगों को जो एग्जाम में जिस तरीके से करना है वो बता देता हूँ। चार्ज है, इसके पास है +1 का और इसके पास है -2 का। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ जाएगा NH4 एज इट इज। 2 का चार्ज है, 2 उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और SO4। ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। और ये कौन सा कंपाउंड बना है आप लोगों को कमेंट में बताना जल्दी से। 5 सेकंड है आपके पास। टिक-टिक 5, टिक-टिक 4, टिक-टिक 3, टिक-टिक 2, टिक-टिक 1। ये बना है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। अब हमारा ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो चुका है। वैलेंसी हो गया, कैसे तरीके से हम लोगों को फॉर्मूले बनाने हैं ये भी हो गया। अब आता है हमारे पास
इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ये मोल कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें मोल का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अब आखिर ये है क्या? इट इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब ये सीधा सीधा एक मतलब कन्वीनियंट मेथड है एक्सप्रेस करने का किसी भी अमाउंट को। वो मतलब हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसी क्वांटिटी डजन का लेते हैं। अब एक डजन में 12 एप्पल आते हैं। एप्पल डजन में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 12 एप्पल आते हैं। अब किसी ने 1 एप्पल, अगर एक सिंपल लिखा है एन एप्पल, तो उसमें एक एप्पल आएगा। डजन लिखा है डजन ऑफ एप्पल, तो 12 एप्पल आ जाएंगे। अगर लिखा है 1 मोल ऑफ एप्पल, तो वहां पे आएगा Na। अब आप लोग बोलेंगे ये Na क्या लिख दिया? Na मतलब होता है एक, मतलब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर होता क्या है? ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है। 1 मोल मतलब इतना। अब वो वैल्यू क्या है? वो है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। नोट कर लीजिए इस पूरे बोर्ड पे जो भी लिखा है अभी तक उसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में, एक दो ही न्यूमेरिकल मतलब 2-3 न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। मतलब बुक में ही 4-5 ही दे रखे हैं, लेकिन जो भी आएगा वो इस एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड आएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। कोई पूछे कि एक एप्पल मीन्स एन एप्पल मतलब एक एप्पल, डजन ऑफ एप्पल मीन्स 12 एप्पल, 1 मोल ऑफ एप्पल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। आई होप ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और ये एन जो है, ये एवोगैड्रो नंबर को ही यहाँ पे डिनोट करके रखा था एज एन। ये इसका सिंबल है। मतलब एन फॉर्मूला हम लोग Na यूज करेंगे, तो मतलब एवोगैड्रो नंबर यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। सबसे पहले है एटॉमिक मास, फिर है मॉलिक्यूलर मास और फिर है मोलर मास। अब इन तीनों को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास होता क्या है? मास ऑफ अ सिंगल, यहां पे भी लिख लेते हैं मास ऑफ अब तीनों मास ऑफ इसलिए लिखा, तीनों मास है, एक एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूलर मास और एक मोलर मास। तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक मास, मास ऑफ अ सिंगल एटॉम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास हम लोगों ने पहले भी देखा था, एटम का मास, मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एटम का जो मास है उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। और लेकिन सिंगल एटम का जो मास है, एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम उठा लेना है, उसका मास लेना है, तो उस मास को कह देंगे एटॉमिक मास। सिंपल। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कंपाउंड का एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है उसका मास को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब वही एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास में ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, क्योंकि उसके जो वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसमें 8 एटम्स होते हैं, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, इसलिए 16U। अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास हम लोग देख लेते हैं H2O का। H2O के अंदर O का हो जाएगा 16, क्योंकि डबल फॉर्म मतलब डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका 1 होता है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 + 16 = 18U। मॉलिक्यूलर मास H2O का हो जाएगा 18U। मोलर मास देख लेते हैं हम लोग हमारी ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोलर मास करने के लिए हम लोगों को करना होगा, एवोगैड्रो नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर 6.022। जब भी हो पूरा लिखे, याद हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप पूरा लिखिए, मतलब 0.22 इंटू 10⁻23 अच्छे से लिखिए। 4-5 बार बोलेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटू हमारा एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का 16, तो 16 लिख लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16। ये है हमारा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास,
ये है मोलर मास। और अगर हम लोग H2O का मोलर मास करेंगे तो ये 16 की जगह 18 हो जाएगा। सिंपल। तो आई होप ये वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देख लीजिए, इस चैप्टर में भी 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम में भी आ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल तो आ ही जाता है एग्जाम में। तो इसमें हम लोगों के लिए फॉर्मूला जो होता है, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं मैक्सिमम। एक तो वो एवोगैड्रो नंबर याद रख लेना, और उसके अलावा 2 और हैं। जब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, अब बता दिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो आपको करना क्या है, जो भी मास दिया होगा ना उसके अपॉन में कर देना। सबसे पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जो दे रखा है उसको देना है, उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास से। ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन जब पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जितना उसका मास है और उसके ऊपर रख दो, मतलब डिवाइड कर देना है उसको मोलर मास से। अब सेकंड है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स निकालने हो, तो क्या करेंगे। इसमें हम लोगों को करना क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अलग अलग यहाँ से है। मोलर मास का जो फॉर्मूला था उसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है, उसको n है, मतलब एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसको एक तरीके से लिखा जाए दूसरे तरीके से, तो ये हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट का फोकस पड़ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। गिवन मास अपन मोलर मास करेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया आप लोगों को। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना। इन्हीं दोनों से हमारे मैक्सिमम जो भी मतलब सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी दोनों फॉर्मूले से आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये चैप्टर पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई और चैप्टर आप लोगों को पढ़ना हो, हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, अगर उसमें आप लोगों को अपना कोई चैप्टर हो फेवरेट समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं। उस चैप्टर को हम लोग पहले एक्सप्लेन कर देंगे, हमें बहुत खुशी होगी आपका जो चैप्टर आप लोगों ने बताया उसे पहले पढ़ाने में। रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, रेड कलर में लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे बेल आइकन होगा उसके साइड में, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या, हमारे जितने वीडियोस आने वाले हैं वो सारे आपको मिलेंगे। आपको हमारे सारे आने वाले वीडियो मिलेंगे। आप लोगों को ये वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। आने वाले वीडियोस में हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।